चलो दोस्तों, शुरू करते हैं अंगूठे लाल और पिशाचों की शहजादी। अच्छी कहानियाँ ध्यान से सुनना। यह पढ़ने से या सुनने से पहले इसके दो पार्ट अंगूठे लाल की वापसी और अंगूठे लाल का हंगामा जरूर पढ़े, तभी यह आपको अच्छी लगेगी। चलो फिर शुरू करते हैं उससे आगे की कहानी। उसके बाद अंगूठे लाल और आकाश नीना के पिता प्रोफेसर भास्कर के आग्रह पर उनकी कोठी पर वह रात गुजारने के लिए राजी हो गए। लो, हम आ गए। उधर शहर से दूर एक पहाड़ी इलाके में एक लंबी चौड़ी गुफा में। मुझे मालूम नहीं था कि तुम लोग इतने मूर्ख और निकम्मे साबित हो गए। यदि मैं सही वक्त पर वहां नहीं पहुंच जाता तो इस समय तुम सब पुलिस की हिरासत में होते और हम एक बेकार की परेशानी में फंस जाते। खैर बताओ, उस लड़की का क्या हुआ और तुम्हें वहां बंदी बनाकर कौन छोड़ गया था? वह कोई भूत प्रेत था जनाब, जिसने हमारी बुरी गत बना दी थी, कहकर बदमाशों के बॉस ने सारी बात बता दी। सब कुछ सुनकर मास्टर ब्रेन नामक वह पिशाच क्रोधित हो उठा। यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? कहीं कोई इंसान अपने शरीर को छोटा बड़ा भी कर सकता है? लगता है उस समय तुम सब नशे में थे। नहीं जनाब, मैंने जो कुछ कहा वह सच है। यही नहीं, वह विचित्र इंसान उड़ता भी है। बकवास, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ठहरिए जनाब, मुझे एक बात ध्यान में आ रही है। क्या? वह लड़का जिसे कि हमने इमारत से नीचे फेंका था, चीख चीख कर किसी आकाश के राजकुमार को मदद के लिए पुकार रहा था और उसे बचाने वाला वह व्यक्ति इंसान शायद नहीं था। वह विचित्र इंसान शायद वही था। उसकी बात सुनकर मास्टर ब्रेन चौंक उठा। आकाश का राजकुमार, कहीं वह विचित्र इंसान किसी दूसरे ग्रह का तो नहीं था? वो जरूर ऐसा ही होगा। जनाब, हमें एक मौका और दीजिए। हम इस बार उस लड़की को जरूर आपके हवाले कर देंगे। नहीं, हम ऐसी मूर्खता हरगिज नहीं कर सकता। उस लड़की का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। नंबर ब्लैक वन, तुम इन सब को राख में बदल दो। मैं नहीं चाहता कि यहाँ की पुलिस को इनकी लाश भी मिले। मैं चाहता हूँ कि यह राज इनके साथ ही हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाए कि इन्होंने किस शख्स के लिए लड़की का अपहरण किया था। ओके मास्टर ब्रेन, कहने के साथ ही ब्लैक वन ने अपनी विचित्र सी गन उन सब बदमाशों पर तान दी। नहीं नहीं, हमें मत मारो, हम पर रहम करो। पिशाचों के राजा, हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं कहेंगे। ब्लैक वन, देर मत करो। फिर ब्लैक वन ने एक पल की भी देरी किए बिना अपनी गन के हत्थे पर लगे कई बटनों में से एक बटन दबा दिया। नहीं, हाय हाय। उन पूंजों के टकराते ही बास सहित सभी बदमाशों के शरीर अंगारों की तरह दहक उठे और चंद ही सेकंडों के पश्चात जहां वे खड़े थे वहां छोटे छोटे राख के ढेर दिखाई देने लगे। ब्लैक वन, यह जगह साफ करवा दो और दूसरी गुफा में पहुंचो। यस मास्टर। बाकी मेरे साथ आओ। यस मास्टर। कुछ देर बाद एक दूसरी गुफा में। मास्टर, आपने उन लोगों के बारे में क्या सोचा जिन्होंने बदमाशों के चंगुल से उस लड़की को छुड़ाया है? उनके विषय में हम बाद में सोचेंगे। सर्वप्रथम हमें उस नीना नामक लड़की के विषय में सोचना है कि हम उसे कैसे अपने कब्जे में करें। अब हमारे मार्ग में काफी अड़चने आएंगी मास्टर। मेरे विचार से यहाँ की पुलिस ने उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कर दी होगी और लड़की के माता पिता भी सतर्क हो गए होंगे। हाँ, उन बदमाशों की मूर्खता से यह सरदर्दी तो हमारे लिए पैदा हो ही गई है, लेकिन फिर भी हमें किसी भी तरह उस लड़की को अपने कब्जे में करना ही होगा। यह शहजादी का आदेश है। तो क्या आप इस समय स्वयं उसका अपहरण करने का इरादा रखते हैं? हाँ, अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। यदि मैं फिर इस देश के गुंडों को भाड़े पर लेता हूँ और वे पकड़े जाते हैं तो हमारा काम और मुश्किल हो जाएगा।
क्या उस लड़की को उड़ाने की आपके दिमाग में कोई स्कीम है? हाँ सुनो। फिर मास्टर ब्रेन उन्हें अपनी योजना समझाने लगा। सब कुछ समझाने के बाद, यह कार्य हम आज ही रात करेंगे और इस देश से निकल जाएंगे। ठीक है, रात में हमें हमारे हुलिये के कारण कोई परेशानी भी नहीं होगी। उधर प्रोफेसर भास्कर की कोठी में, बेटे अंगूठेलाल, क्या तुम मुझे अपने देश की वैज्ञानिक उन्नति की जानकारी दे सकते हो? अवश्य प्रोफेसर अंकल। फिर अंगूठेलाल खाने के साथ साथ अपने देश और वहाँ की वैज्ञानिक उन्नति के विषय में बताने लगा। सब कुछ जान सुनकर प्रोफेसर आश्चर्यचकित हो उठे। आश्चर्यजनक, निस्संदेह जो कुछ तुमने बताया उसके अनुसार तुम्हारा ग्रह विज्ञान के क्षेत्र में हमारी पृथ्वी से हजारों वर्ष आगे है। हम पृथ्वीवासियों के लिए तो यह सब किसी कोरी कल्पना से अधिक नहीं होगा। अंकल, मैं भी मानता हूँ अंकल। अच्छा अंकल, क्या आप मुझे बता सकते हैं? यह मैं भी मानता हूँ अंकल। अच्छा अंकल, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन दिनों आप किस आविष्कार में जुटे हैं? अंगूठेलाल की बात सुनकर प्रोफेसर बुरी तरह चौंके। क्यों? यह क्यों पूछा तुमने? इसलिए कि कहीं नीना बहन के अपहरण के पीछे आपका वह आविष्कार तो नहीं हो। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया अंकल। तुम्हारा सोचना सही है। मैं आजकल एक ऐसी किरणों का पुतला तैयार कर रहा हूँ जो मन की गति यानी विचारों से भी ज़्यादा तेजी से कार्य करे। ओ, विचारों से भी अधिक तेजी से? हाँ, उसकी पावर इतनी ज़बरदस्त होगी कि मनुष्य पल भर में जहाँ तक सोचे वह पुतला पल भर में ही वहाँ तक पहुँच जाएगा। फिर प्रोफेसर उन्हें विस्तारपूर्वक अपने उस अद्भुत आविष्कार के बारे में बताने लगे जिस पर कि वे आजकल प्रयोग कर रहे थे। सब कुछ जानकर, निस्संदेह आप ग्रेट हैं अंकल। आपकी तरह आपका आविष्कार भी महान है। आप पर समूची पृथ्वी को गर्व करना चाहिए। वैसे अंकल, आपका यह प्रयोग कहाँ तक पहुँचा है? लगभग समाप्ति पर है। मुझे विश्वास है 1 हफ्ते में वह बिल्कुल तैयार हो जाएगा। मैंने उसका नाम जिन रखने के लिए सोचा है। बहुत खूब प्रोफेसर अंकल, क्या मैं यह भी जान सकता हूँ कि आप अपने उस जिन से क्या काम लेने का इरादा रखते हैं? मैं उसे आत्मा की खोज में लगाना चाहता हूँ। क्या? आत्मा की खोज में? मैं आपका मतलब नहीं समझा अंकल। दरअसल मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि मरने के पश्चात इंसान की आत्मा कहाँ जाती है। इसलिए मैंने जिन का आविष्कार किया है। अपने जिन को मैं किसी ऐसे इंसान के पास रखूँगा जिसके प्राण चंद ही क्षणों में निकलने वाले हों, और जैसे ही उस इंसान के प्राण निकलेंगे मेरा जिन उसकी आत्मा का पीछा करेगा, और यह सब मैं अपनी प्रयोगशाला में एक स्क्रीन पर देख सकूंगा। तब यह तथ्य दुनिया के सामने आ जाएगा कि मरने के पश्चात इंसान की आत्मा कहाँ जाती है और क्या करती है। हे ईश्वर, क्या विज्ञान इतनी उन्नति भी कर सकता है कि उससे कुदरत का भी रहस्य जाना जा सकता है? आश्चर्य मत करो छोटे भाई, विज्ञान हर असंभव को संभव कर सकता है। यह मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। प्रोफेसर अंकल, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब आप अपने जिन का परीक्षण करें तो मुझे भी अपने साथ रखें। यदि तुम मेरे साथ रहो तो मुझे भी बेहद खुशी होगी। लेकिन इसके साथ ही मेरी तुम दोनों को यही सलाह है कि जब तक मैं अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो जाता तुम इसका जिक्र किसी से मत करना। हम ध्यान रखेंगे प्रोफेसर अंकल। उसके बाद वे भोजन समाप्त कर ड्राइंग रूम में पहुंच गए। प्रोफेसर अंकल, मेरे विचार से अवश्य किसी को आपके इस आविष्कार की भनक लग चुकी है, और शायद इसलिए वह आपकी बेटी का अपहरण कर उसके द्वारा आपको ब्लैकमेल करके आपके आविष्कार का फार्मूला हथियाने का इरादा रखता है। ओह, फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या पुलिस की मदद लूं? वरना तो मेरे सामने बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। आप चिंतित न होइए अंकल, पुलिस की मदद लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। आपके आविष्कार की महत्ता को देखते हुए आपकी मदद मैं करूंगा।
और जब तक आपका जिन तैयार नहीं हो जाता मैं आपके साथ रहूंगा। आहा, फिर तो मेरी सारी समस्या ही हल हो गई। छोटे भाई, मेरे विचार से तुम घर चले जाओ, वरना माँ बापू तुम्हारे लिए परेशान होंगे। नहीं भैया, मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा। मुझे भी प्रोफेसर अंकल का जिन देखने की उत्सुकता है। फिर 5-7 दिन की तो बात है। लेकिन माँ बापू, मम्मी पापा की चिंता न करो, मैं उन्हें फोन कर देता हूँ। तब आकाश ने रहने की काफी जिद की। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। हाँ, तब तो तुम दोनों के साथ कुछ दिन बहुत मजे में गुजरेंगे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने नीना बेटी। कल से 1 सप्ताह के लिए तुम्हारी छुट्टियों का प्रार्थना पत्र भी मैं तुम्हारे स्कूल भेज दूंगा। आकाश ने वहीं से अपने घर फोन कर अपने माता पिता को आश्वस्त कर दिया। उसके बाद वह नीना और अंगूठेलाल के साथ किस्से कहानियों में खो गया। उसी रात जब सारा वातावरण गहरे अंधकार और सन्नाटे के आगोश में था, एक कार प्रोफेसर भास्कर की कोठी के मुख्य द्वार पर आकर रुकी। ब्लैक 3, खामोशी से नीचे उतरो और 2-3 एक्स कैप्सूल भीतर फेंक दो, ताकि कुत्ते हमारी गंध सूंघकर भौंकना न शुरू कर दे। ओके मास्टर। अगले पल कार से एक पिशाच जैसा व्यक्ति बाहर निकला और उसने कुछ कैप्सूल 4 दीवारी के भीतर उछाल दिए। कैप्सूल भीतर लाख में गिरते ही फट पड़े और उनसे धुआं निकलकर आसपास फैलने लगा। फिस फिस। शीघ्र ही कोठी की रखवाली कर रहे कुत्ते उस धुएं से चकराकर अपने स्थानों पर गिर पड़े। 5 मिनट हो गए। मुझे विश्वास है कि सभी कुत्ते बेहोश हो गए होंगे। आओ भीतर चले। पता नहीं किस तरह उन्होंने गेट पर पड़ा ताला खोला और कोठी के भीतर दाखिल हो गए। सुनो, यदि कोई खतरा पेश आए तो गैस ही प्रयोग करना। मैं नहीं चाहता कि कोई शोर शराबा हो और पड़ोसियों के जाग जाने से हमारे काम में विघ्न पड़े। ओके मास्टर। वे दबे पांव उस कमरे में पहुंचे जहां नीना अपनी मम्मी के साथ सोई हुई थी। पहले इन्हें बेहोश कर दो। और सू सू। गुड, यह बेहोश हो चुकी है। चलो, अब लड़की को उठाकर कंधे पर डाल लो। मास्टर ब्रेन के एक साथी ने नीना को उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया और फिर सब बाहर की ओर चल पड़े। लेकिन जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, एक पिशाच का पैर फर्श पर रखे एक गमले से टकरा गया। खड़ाक। कौन? आखिर हो ही गई गड़बड़। अब जल्दी से निकल चलो। एक कमरे में कौन है? प्रोफेसर की आवाज़ सुनकर अंगूठेलाल और आकाश की भी नींद टूट गई। क्या बात है प्रोफेसर अंकल, यह आप रिवॉल्वर लेकर कहाँ जा रहे हैं? मुझे अभी किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ सुनाई दी थी। ओ, फिर जरूर कोई गड़बड़ है। चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मैं भी। कमरे से बाहर निकलते ही वह देखो, एक गमला टूटा पड़ा है। ओ, उस कमरे में तो नीना बहन आंटी के साथ सोई हुई है। खूब जरूर कोई गड़बड़ है, जल्दी आइए। लेकिन उस कमरे के भीतर पहुंचते ही, ओ गॉड, नीना यहाँ नहीं है। हुप, कहाँ हो सकती है वह? अंकल, आप जल्दी से आंटी जी को जगाइए। शांति, उठो, जल्दी उठो। अरे, यह तो बेहोश है। क्या? लगता है बदमाश फिर नीना का अपहरण करके ले गए हैं। लेकिन अभी वे ज्यादा दूर नहीं जा पाए होंगे। मैं अभी उनकी खबर लेता हूँ। अगले पल अंगूठेलाल उस कमरे से निकलकर पूरी शक्ति से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। ठहरो भैया, मैं भी आ रहा हूँ। मैं भी। तीनों दौड़ते हुए कोठी से बाहर निकले। ओह, वह जा रही है एक कार। शायद बदमाश उसी में नीना बहन का अपहरण करके ले जा रहे हैं। ठहरो, मैं अभी अपनी गाड़ी निकाल कर लाता हूँ। और कुछ ही क्षणों पश्चात प्रोफेसर की कार पिशाचों की कार का पीछा कर रही थी। ऐसा लगता है जैसे शहर से बाहर जा रहे हैं। यही तो देखना है कि आखिर वे बदमाश जाते कहाँ हैं। मास्टर, हमारा पीछा किया जा रहा है। जानता हूँ, लेकिन चिंता मत करो, हम उनसे पहाड़ी पर ही निपट लेंगे। अरे, वे बदमाश तो शहर से बहुत दूर निकल आए और जो दिशा उन्होंने पकड़ रखी है उससे लगता है कि वे काली पहाड़ियों की ओर जा रहे हैं। शायद उनका अड्डा उन्हीं पहाड़ियों में ही कहीं हो। यह भी तो हो सकता है कि
वे हमें धोखे से वहाँ ले जा रहे हों ताकि हमसे आराम से निपट सके। चिंता न करें प्रोफेसर अंकल, दोनों ही अवस्था में हम उनसे निपट लेंगे। बस आप इतना ध्यान रखिए कि वे हमें चकमा देकर पीछा न छुड़ा ले। उसकी तुम चिंता न करो अंगूठेलाल, मैं कार चलाने में एक्सपर्ट हूँ। लगभग 2 घंटे तक पीछा करने के बाद आखिर मेरा संदेह ठीक ही निकला। हम काली पहाड़ियों में आ पहुंचे हैं। अंकल, उनकी कार रुक रही है, आप भी ब्रेक लगाइए। लेकिन ऐसा करने से वे लोग हमें इन पहाड़ियों में आसानी से चकमा देकर गायब हो सकते हैं। आप गाड़ी तो रोकिए, मैं उन बदमाशों को उनके बास सहित पकड़ना चाहता हूँ। यदि इस समय हमने उन पर हाथ डाला तो उनका बास सतर्क हो जाएगा, परंतु देर करने से मेरी बेटी की जान पर भी तो बन सकती है। मुझे विश्वास है वे नीना बहन को मारने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, यह लो सिर, कहकर प्रोफेसर ने कार वहीं रोक दी। उधर वे भी अपनी गाड़ी रोक चुके हैं। जानता हूं, लेकिन तुम लोग व्यर्थ में समय मत गवाओ। जल्दी से लड़की को उठाओ और चलो। और वे नीना को उठाकर एक तरफ चल पड़े। शीघ्र ही वे गुफा के भीतर दाखिल हुए। गुफा के भीतर एक स्थान पर मास्टर ब्रेन मुंह उठाकर बोला, शहजादी, हम प्रोफेसर भास्कर की लड़की को उठा लाए हैं, लेकिन प्रोफेसर आदि हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुंचे हैं। क्या आज्ञा है? क्या प्रोफेसर को छोड़कर बाकियों को खत्म कर दिया जाए? तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं, बस लड़की को लेकर भीतर आ जाओ। आने वालों को मैं संभाल लूंगी। जैसी आपकी आज्ञा शहजादी, कृपया दरवाजा खोलिए। अगले ही पल घर चलो। द्वार के दूसरी ओर एक लंबी सी सुरंग थी। वे सुरंग में आगे बढ़ने लगे। सुरंग के समाप्त होने पर वे एक काफी लंबे चौड़े हाल में पहुंच गए। तुम सब यहीं रुको, मैं लड़की को शहजादी के पास छोड़कर आता हूं। ठीक है मिस्टर। फिर मास्टर ब्रेन नीना को कंधे पर डाल एक और बढ़ गया। कई राहदारियों से होता हुआ मास्टर ब्रेन अंत में एक कमरे के द्वार पर रुका। मैं हाजिर हूं पिशाचों की शहजादी, भीतर आ सकते हो। भीतर से आवाज आई और उसके साथ ही दरवाजा खुल गया। भीतर, शाबाश मास्टर ब्रेन, अब मैं तुम्हारे काम से खुश हूं। पहली बार स्थानीय गुंडों से काम लेकर मैं चोट खा गया था शहजादी, लेकिन मास्टर ब्रेन बार बार चोट खाने का आदि नहीं है। इस बार मैंने स्वयं ही उस कार्य को निपटाना उचित समझा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रोफेसर आदि इतनी जल्दी हमारे पीछे लग जाएंगे। चलो, यह भी अच्छा हुआ कि प्रोफेसर स्वयं ही हमारे राज्य में आ पहुंचा। अब हमारा काम और आसान हो जाएगा। तुम लड़की को स्ट्रेचर पर लिटा दो और प्रोफेसर आदि का तमाशा स्वयं अपनी आंखों से देखो। जो आज्ञा शहजादी। मास्टर ब्रेन ने नीना को स्ट्रेचर पर लिटाया और पिशाचों की शहजादी के निकट आकर खड़ा हो गया। लो देखो, प्रोफेसर आदि गुफा में प्रविष्ट हो रहे हैं, लेकिन उनके साथ वे 2 पिद्दी से छोकरे कैसे हैं? ओ, ये दोनों लड़के साथ वही हैं जिनके बारे में मुझे बदमाशों के बास ने बताया था। शहजादी साहिबा, यदि उन बदमाशों का कहना सही है तो वह अंगूठे जितना छोकरा बहुत खतरनाक है। फिर मास्टर ब्रेन ने अंगूठेलाल के विषय में बदमाशों के मुख से सुनी सारी बात बता दी। चिंता मत करो मास्टर ब्रेन, यहाँ इनकी एक भी प्रेत लीला नहीं चलेगी। मैं इनका खून पी जाऊंगी। हा हा, आज बहुत दिनों बाद मुझे ताज़ा खून पीने को मिलेगा। हा हा। और उसकी भयानक हंसी से मास्टर ब्रेन सहित पूरा कमरा थरथरा उठा। उधर गुफा के भीतर वे लोग घुसे तो इसी गुफा के भीतर थे, लेकिन गए कहाँ? यहाँ कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है। मैं पहले ही तुम लोगों से कह रहा था कि उन्हें बाहर ही दबोच लो, लेकिन तुम नहीं माने। आखिर वही हुआ जिसका मुझे भय था, वे नीना को ले ही उड़े। आप नाक ही परेशान हो रहे प्रोफेसर अंकल। यकीन कीजिए, नीना को वे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। यदि उन्होंने नीना की जान ले ली तो फिर वे अपने मकसद में कैसे सफल होंगे? किस बात का आप पर दबाव डालकर वे आपसे अपनी बात मनवाएंगे? तभी हर उफ हा हा,
उसके बाद उन तीनों को कुछ नहीं मालूम हो सका कि उनके साथ क्या बीती, क्योंकि फर्श में उत्पन्न हुए छिद्र में यकायक गिरने के साथ ही तीनों अपने होश खो बैठे थे। जब उन्हें होश आया, ही हो हा हा, हो यह सब तो पिशाच प्रतीत होते हैं। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? हा हम पिशाच हैं और मैं इनकी शहजादी। ही मैं तुम दोनों छोकरों का ताजा ताजा खून पीऊंगी और प्रोफेसर हमारे लिए किरणों का पुतला यानी जिन तैयार करेगा। नहीं, मुझे ये असली पिशाच नहीं लगते, इनके चेहरों पर पिशाचों के मुखौटे हैं। अभी इनकी असलियत मालूम करता हूँ। अगले ही पल आई, हमारा खून पीने से पहले तुम्हें अपना खून बहाना होगा, गंदी पिशाचनी। अरे निकम्मो, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? टुकड़े टुकड़े कर दो इस फिद्दी के। अंकल, आप और आकाश एक तरफ हो जाए, मैं अकेला निपट लूंगा इन पिशाचों से। हमारी चिंता न करो भैया, हम भी इन पिशाचों से कम नहीं हैं। हाँ, फिर अंगूठेलाल वास्तव में उन पिशाचों के लिए यमदूत बन गया। कभी वह छोटे रूप में उन पर आक्रमण करता तो उफ मेरी नाक, आ मेरे दांत, हुई। कभी बड़ा होकर, हाय मरा, आई। यह कमखुद तो वास्तव में कोई प्रेत ही मालूम पड़ता है। तभी बाहर से जबरदस्त फायरिंग के मध्य चीखों की आवाज आई, दाएं दाएं तड़। वो यह फायरिंग कैसी, क्या गड़बड़ हो सकती है? लेकिन इससे पहले कि पिशाचनी फायरिंग का कांड जानने उस कमरे से बाहर निकलती, गिरफ्तार कर लो इन सब शैतानों को। है पुलिस? हाँ इंस्पेक्टर अंकल। आनन फानन में पुलिस ने वहां मौजूद सारे पिशाचों को गिरफ्तार कर लिया। पिशाचनी ने भागना चाहा, लेकिन हाँ छोड़ दो मुझे। आप बिल्कुल ठीक समय पर पहुंचे इंस्पेक्टर अंकल। लीजिए, पिशाचों की इस शहजादी को भी संभालिए। और जब सभी पिशाचों के साथ साथ उनकी शहजादी के चेहरे से पिशाचनी का मुखौटा उतारा गया। अरे यह तो पाकिस्तान की खतरनाक जासूस हसीना बानो उर्फ शहजादी है क्या? फिर नीना को हिरासत में लेने के बाद ले चलो इन सबको। इंस्पेक्टर शर्मा शहजादी के बाकी साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुका था। वे सभी भी पाकिस्तानी जासूस थे। पुलिस काफिला उन सब को लेकर वहां से चल पड़ा। इंस्पेक्टर शर्मा प्रोफेसर अंगूठेलाल, नीना और आकाश के साथ प्रोफेसर की गाड़ी पर सवार था। इंस्पेक्टर अंकल, मुझे आश्चर्य है कि आप इनके अड्डे तक कैसे पहुंच गए। दरअसल मुझे पहले ही यह संदेह हो गया था कि वे बदमाश जरूर दोबारा नीना का अपहरण करने की कोशिश करेंगे। इसलिए प्रोफेसर साहब की अहमियत को देखते हुए मैंने प्रोफेसर साहब की कोठी के इर्द गिर्द खुफिया पहरा बिठा दिया था। और जब पाकिस्तानी जासूसों ने नीना का अपहरण किया और तुम लोग उनके पीछे लगे, तो हमारे खुफिया जासूसों ने भी प्रोफेसर साहब की गाड़ी का पीछा किया और वायरलेस द्वारा मुझे सारी स्थिति के बारे में बता दिया। परिणाम स्वरूप मैं पुलिस फोर्स के साथ ठीक समय पर वहां पहुंच गया। लेकिन यह बात मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि यह सब चक्कर पाकिस्तानी जासूसों ने चलाया होगा। पुलिस स्टेशन पहुंचकर प्रोफेसर आदि ने इंस्पेक्टर शर्मा से विदा ली और प्रोफेसर भास्कर, अंगूठेलाल व आकाश को लेकर अपनी कोठी पहुंच गए। प्रोफेसर की पत्नी उस समय भी बेहोश थी। चलो यह भी अच्छा हुआ कि यह होश में नहीं आई, वरना हम सबको यहाँ न पाकर परेशान हो जाती। आओ हम सब दूसरे कमरे में चलकर आराम करते हैं। वह बची खुची रात आकाश और अंगूठेलाल ने प्रोफेसर की कोठी में ही काटी और सुबह होते ही प्रोफेसर से 7-8 दिन बाद पुनः आने के वादे के साथ विदा लेकर मोटरसाइकिल पर सवार हो अपने घर की ओर चल पड़े। उस दिन देश के तमाम अखबारों में पिशाचों की शहजादी कांड मोटी मोटी सुर्खियों में छपा था, जिसे पढ़कर देश का बच्चा बच्चा हैरान उठा। आश्चर्य, पिशाचों के रूप में पाकिस्तानी जासूसों ने हमारे देश में इतना बड़ा जाल फैलाया हुआ था। पिशाचों की शहजादी के बयान के मुताबिक वह अपने साथियों के साथ हमारे देश में तोड़ फोड़ करने, आतंक मचाने, बड़े बड़े लीडरों को कत्ल करने
और महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों को अपने देश के लिए काम कराने के उद्देश्य से आई थी, और इतने महीनों तक किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। इधर अंगूठेलाल के साथ आकाश अपने घर पहुंचा। माँ बापू, मम्मी पापा, आहा अंगूठेलाल, आकाश बेटे। और जब आकाश ने अपने स्कूल में फर्स्ट आने से लेकर पिशाचों की शहजादी तक को पकड़ने की सारी कहानी अपने माता पिता को सुनाई तो उनका सिर प्रसन्नता और गर्व से तन गया। क्यों आकाश की माँ, मैंने कहा था ना कि हमारा आकाश भी अंगूठे की तरह बहादुर और बुद्धिमान बनेगा। हाँ जी, बिल्कुल कहा था, और आज आपकी बात सच भी हो गई। रामनाथ के परिवार के साथ अंगूठेलाल के 2-3 दिन आनंदपूर्वक बीते, लेकिन चौथे दिन, रेड किंग, तुम्हारे लिए महाराज की ओर से एक संदेश है, कृपया जल्दी सुनो। हो, वह आयरन एक्स की आवाज़ थी। अंगूठेलाल ने तुरंत आयरन एक्स को अपनी गुप्त जेब से बाहर निकाला। महाराज का संदेश सुनाओ मिस्टर आयरन एक्स, अभी लीजिए। अगले पल एक हल्की सी आवाज़ के साथ आयरन एक्स के भीतर मौजूद कोई टेप रिकॉर्डर चालू हो गया। बेटे रेड किंग, हमारे देश पर पड़ोसी देश ने आक्रमण कर दिया है, इसलिए तुरंत वापस आ जाओ। तुम्हारा पिता व्हाइट किंग। हे देवता, यह तुमने कैसा गजब किया। आयरन एक्स, तुम तुरंत स्टेशन जीरो को खबर करो कि वह मुझे यहीं से सूक्ष्म कणों में परिवर्तित करके स्टेशन जीरो के प्लेटफार्म में रिसीव करे। ओके मिस्टर रेड किंग। और आयरन एक्स तुरंत अपने कार्य में मशगूल हो गया। हेलो स्टेशन जीरो, रेड किंग का संदेश नोट करो। रेड किंग को रिसीव करने के लिए सूक्ष्म तरंगे भेजो। हेलो स्टेशन जीरो। जबकि आयरन एक्स और अंगूठेलाल के मध्य होने वाली बातचीत को सुनकर रामनाथ और उसकी पत्नी के साथ साथ आकाश भी व्याकुल हो उठा था। तो क्या बेटे अंगूठेलाल, तुम सचमुच इसी समय चले जाओगे? हाँ माँ, मुझे अब जाना ही होगा। मेरे देश को इस समय मेरी सख्त जरूरत है। हो, तभी रेड किंग, आदर्श किरणें आपको लेने आ पहुंची है, तैयार हो जाइए। हो, मैं तैयार हूँ। अगले पल अंगूठेलाल का शरीर सूक्ष्म कणों में विदथित हो उठा। अच्छा मेरे प्रिय माता पिता, अलविदा, फिर मिलेंगे। जरूर मेरे बच्चे, हमें भूल मत जाना बड़े भैया। जैसे जैसे वह पृथ्वी पर आया था वैसे ही अदृश्य होकर अपने घर वापस लौट गया। समाप्त दोस्तों, इसका अगला पार्ट भी पढ़ेंगे। इसे ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।